जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। चैप्टर का पहला वीडियो है। इस वीडियो में पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और छोटे मोटे दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बोले रिप्रोडक्शन कोई इवेंट्स है, कोई एक्टिविटी है जो किस में होती है? ऑर्गेनिज्म में होती है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। बोले अपने ही समान एक नई संतति या नई ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर शुरू कहां से होता है? बोले लाइफ स्पान नाम की एक छोटी सी हेडिंग आती है, वहां से चैप्टर चालू होता है। फिर उसके बाद हम लाइफ स्पान के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एवरेज लाइफ स्पान क्या होता है, मैक्सिमम लाइफ स्पान क्या होता है ना, सब चीजें आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पान देखेंगे, कौन कौन से जीव का लाइफ स्पान कितना होता है ना, क्योंकि हर एक स्पीसीज का अपना अलग लाइफ स्पान होता है। फिर और आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में यही सब पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं लाइफ स्पान की। चैप्टर शुरुआत कहाँ से होती है? बोले लाइफ स्पान से होती है। तो पहले हम लाइफ स्पान के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करते हैं, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लाइफ स्पान जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ होता है, बर्थ से लेकर के एक नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ स्पान से। अब यहाँ पे एक शब्द आता है कि नेचुरल डेथ होनी चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है और हम उठाए कुल्हाड़ी दूसरे दिन काट के उसको बराबर कर दी जमीन में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका लाइफ स्पान इतना ही था, हमने खत्म कर दिया, लाइफ स्पान खत्म, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए पड़ोसी है, बात बात में लड़ाई हुई, गया उसको 2 गोली मार दिया धाए जाए, और बोले तेरा लाइफ स्पान मैंने खत्म कर दिया। ऐसा होता है क्या? ये लाइफ स्पान है क्या? नहीं, ये ऐसा लाइफ स्पान इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। लाइफ स्पान बोले तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो सेनेसेंस फेज में जाए जिसको हम वृद्धावस्था बोलते हैं। बोले तो देखो सबसे पहले आएगा जुवेनाइल फेज आएगा जिसको वेजिटेटिव फेज प्लांट में बोलते हैं। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद फिर जाकर के क्या आता है? बोले सेनेसेंस फेज आता है। तो सेनेसेंस फेज में बुढ़ा हो, बुढ़ा होने के बाद फिर नेचुरली तरीके से अगर उसकी डेथ होती है तो बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक का जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लाइफ स्पान से। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ दीजिएगा। आगे बात करते हैं वेरिएशन इन लाइफ स्पान। अब जब लाइफ स्पान के बारे में हमने बात करिए तो देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग स्पीसीज होती हैं और अलग अलग स्पीसीजों में अलग अलग प्रकार का लाइफ स्पान होता है। कोई भी स्पीसीज ऐसी होती है जो बहुत कम लाइफ स्पान हैव करती है, मतलब रखती है अपने पास या रिप्रेजेंट करती है। वहीं पर कुछ दूसरी स्पीसीज है जिनमें बहुत ज्यादा लाइफ स्पान होता है, 100 साल 200 साल है ना, 300 साल ऐसा लाइफ स्पान होता है। तो लाइफ स्पान क्या होता है? फ्यू आवर से लेकर के, देखिए बहुत कम लाइफ स्पान किसका हो सकता है, बहुत बोले तो कुछ घंटों का ही लाइफ स्पान हो सकता है, वहां से लेकर के हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक का लाइफ स्पान हो सकता है। ठीक है, कई 100 सालों का, जैसे 200 सालों का, 300 सालों का बनियान ट्री का होता है, 200 साल से लेकर के 300 साल तक का, है ना, ऐसा होता है। जबकि वहीं पे अगर हम स्पोर्स की बात करें तो इनका जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर होता है, मतलब स्पोर्स को जितने साल तक आप रख सकते हो, स्टोर करके रख दो, वो उतने समय तक क्या रह जाएगा? वायबल रहेगा। सिर्फ इसी प्रकार से हम सीड की भी बात करते हैं। सीड जो होते हैं, सीड की जब वो डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं तो उनको भी हम बहुत लंबे समय तक, है ना, 100 साल 50 साल ऐसे कई 100 सालों तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। बट ये है कि कुछ कुछ स्पीसीज जो होती हैं उनके सीड जो होते हैं उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। वायबिलिटी बोले तो उनके फिर से उगने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो ऐसे फिर सीड को स्टोर करने से कोई मतलब नहीं है। बट वहीं पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड्स बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखे जा सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ स्पान क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म पे अलग अलग प्रकार का होता है। ये वेरी करता है कहां से लेकर के? बोले फ्यू आवर्स से लेकर के हंड्रेड्स ऑफ ईयर, या फिर कुछ स्पोर्ट्स के केस में थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक भी ये पहुंचता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब एक पॉइंट आता है, नोट आता है। नोट में क्या है कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये मैटर नहीं करता कि उसका साइज क्या है। तो जो लाइफ स्पान होता है वो साइज के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, लाइफ स्पान अलग हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे बहुत हाथी है बहुत बड़ा होता है ना, वहीं पे अगर हम कुत्ते की बात करें वो छोटा होता है,
लाइफ स्पान की बात करें तो इन लाइफ स्पान में भी थोड़ा मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। हाथी का हालांकि ज्यादा होता है, उसका कम होता है। वहीं पे हम घोड़े की बात करें, हाथी की बात करें तो देखो अभी भी इनमें बहुत ज्यादा अंतर है, पर लाइफ स्पान सिमिलर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि लाइफ स्पान कभी भी बॉडी के साइज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, साइज के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे वहीं पे हम मे फ्लाई की बात करें, मे फ्लाई केवल उसका एक दिन का लाइफ स्पान होता है, वहीं पे चींटी होती है उसका लाइफ स्पान एक दिन से ज्यादा का होता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो लाइफ स्पान है वो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के रिस्पेक्ट में नहीं फाइंड आउट किया जा सकता या नहीं बताया जा सकता, ठीक है। लाइफ स्पान डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज वेरिएबल होता है, ये साइज के ऊपर नहीं होकर के वेरिएबल होता है, ठीक है। Whereas death is certain, एक पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भले लाइफ स्पान वेरिएबल है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकता है, बट कोई भी ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी में, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी डेथ निश्चित है। बोले तो एक ही चीज सर्टेन है, वो है डेथ, ठीक है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है, बोले जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम ये बोलते हैं कि वो इमॉर्टल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो इमॉर्टल होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, वो इमॉर्टल होते हैं, बोले तो अमृत होते हैं, ठीक है, या अमर होते हैं। इनकी जल्दी से इनकी मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। तो अमर होते हैं, कैसे अमर होते हैं पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इमॉर्टल है तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी हमने बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया कोई सा सिंपल सा, नहीं तो अमीबा मान लीजिए। अब ये एक सेल है, चलो बैक्टीरिया बना लेता हूँ, ये एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल क्या करती है, एक समय के बाद फटाफट डिवाइड कर जाती है, ठीक है। बोले जैसे मेच्योर हुई है ना, अभी जर्मली होगी, मेच्योर होगी, मेच्योर होने के बाद क्या कर जाएगी, ये इनमें फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा तो बोले सेल क्या हो जाएगी, इस तरीके दो छोटी छोटी कोशिकाओं में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ये जो दो सेल्स बनी, तो ये जो ओरिजिनल मेन सेल थी, जो पेरेंटल सेल थी, जो पेरेंट की सेल थी, इसकी कोई डेथ यहाँ पे पॉसिबल है क्या, डेथ दिखी क्या, नहीं। बोले डेथ होने से पहले ही तो टूट करके दो नई कोशिका बना दिया। अब ये दोनों नई कोशिका फिर से अपने आप को डेवलप करेंगी। जब इतना डेवलप कर लेंगी कि मेच्योर हो जाएंगी, ठीक है, वयस्क हो जाएंगी, तब जाकर के फिर से तुरंत डिवाइड कर जाएंगी, फिर से दो कोशिकाएं बना देंगी। ये भी इसी प्रकार से है ना। तो जब ये फिर से नई नई सेल्स बना देंगे तो अब कैसे बोलेंगे कि इसकी नेचुरल डेथ हुई क्या। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा खुद इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो भले चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब एक मोनेरा किंगडम का हो या फिर पोरीफेरा का हो, फर्क नहीं पड़ता, बस वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी कोई निश्चित डेथ नहीं होती है, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल है। आप इसको चाहे बैक्टीरिया लिख दीजिए कि बैक्टीरिया में होता है ऐसा, ठीक है, या फिर आप ये बोल दीजिए कि यहाँ पे होता है अमीबा बोल दीजिए, ठीक है, अमीबा। ओके, तो ये एग्जांपल है किसका, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जो किस प्रकार की लाइफ स्पान शो करते हैं। बोले ये इमॉर्टल होते हैं, तो इनमें लाइफ स्पान नाम की ज्यादा चीज नहीं बताई जा सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये लाइफ स्पान क्यों यहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि इनकी डेथ निश्चित नहीं होती। जब तक डेथ निश्चित नहीं होगी तब तक लाइफ स्पान डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ओके, आगे बात करते हैं। मैक्सिमम लाइफ स्पान क्या होता है, तो मैक्सिमम लाइफ स्पान जब भी हम कभी बात करते हैं तो मैक्सिमम लाइफ स्पान एक स्पीसीज का देखा जाता है। पूरी स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उस सब मैक्सिमम लाइफ स्पान कितना होता है, तो ये किसके लिए देखा जाता है, बोले फॉर अ स्पीसीज के लिए देखा जाता है। ओके, वहीं पे हम जब एवरेज लाइफ स्पान की बात करते हैं तो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं या रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलर टाइप के, वो सिमिलर काइंड्स के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें पहले उनकी संख्या गिनते हैं। गिनने के बाद कौन ऑर्गेनिज्म कितने दिन तक जिया या कितने ईयर्स तक जिया, वो पूरा कैलकुलेट करके उसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसको जो एवरेज निकालते हैं जिस तरीके से, तो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जो एवरेज आता है वो एवरेज लाइफ स्पान कहता है। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, बोले एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव्ड बाय द मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में का एक मेंबर एक एवरेज लाइफ स्पान कितना जिया, उसको हम एवरेज लाइफ स्पान के नाम से जानते हैं। वहीं पे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग चीज होती है, एवरेज लाइफ स्पान अलग होता है। तो जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो हम दो चीज
चीजों के ऊपर हम निर्भर करते हैं। जैसे 2-3 चीजें बोले तो 2-3 फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। जैसे कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन चीजों को देखते हुए फिर ये डिफाइन किया जा सकता है या फिर पहले से बोला जा सकता है वहां के लोग बारे में कि यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी या जो यहाँ का लाइफ स्पान होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, हम बोल सकते हैं वहां पे जो वहां का हैबिटाट है, उस हैबिटाट है, वहां की नेचुरल हैबिटाट, नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी, इनके आधार पे हमें कल्पना करके बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो इस प्रकार के इस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म कितने दिन तक यहाँ पे जिएंगे या उनका लाइफ स्पान क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर देते हैं उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आपको जो ऑर्गेनिज्म आपके सामने रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, इनका अलग अलग लाइफ स्पान है, सबका लाइफ स्पान दिया हुआ है ना। इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी का लाइफ स्पान आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बस इसको आगे पीछे करते हुए लिखते हुए इसको याद कर लेना। ठीक है, कहीं पे गुनगुनाते हुए याद कर लेना। तो बहुत सिंपल सा है, सबसे मतलब हायर टू लोअर की तरफ मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे बताया गया कि इसका बनियान ट्री का कितना होता है, बोले 200 से लेकर के 300 ईयर्स तक का होता है। कितना, 200 से लेकर के 300 ईयर्स तक का हो सकता है। टॉर्टोइज का कितना होता है, बोले 100 से 150 ईयर्स का होता है। पैरट का कितना होता है, 150 ईयर्स होता है। मैन का 100 ईयर्स एवरेज माना जाता है। ठीक है, क्रोकोडाइल का कितना होता है, 60 ईयर्स होता है। वहीं पे हॉर्स का कितना होता है, 60 ईयर्स होता है। इन दोनों के साइज में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस होता है। हॉर्स का कितना बड़ा होता है, क्रोकोडाइल जमीन में लंबा होता है ना। फिर भी दोनों का लाइफ स्पान एक जैसा, तो इसलिए बोला गया था जो लाइफ स्पान होता है वो कभी भी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बोले किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए डॉग है, डॉग कितने 20 से 25 साल के। वहीं पे अगर काऊ की बात करें तो वो भी 20 से 25 साल। यहाँ पर भी आपको साइज का एग्जाम्पल अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, और आगे हम बात करें अगर जो क्रो होता है, कौवा, कौवा कितने साल जीता है, क्रो कितने साल है, उसका लाइफ स्पान 15 ईयर्स है। फिर रोज का 5 ईयर्स है। जो व्हीट प्लांट होता है, जो गेहूं होता है, गेहूं का कितना होता है, 6 मंथ होता है। ठीक है, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, बटरफ्लाई मतलब 1 वीक से लेकर के 2 वीक तक इसका लाइफ स्पान होता है। ठीक है, तो एवरेज लाइफ स्पान यहाँ पे एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मे फ्लाई होता है इसका लाइफ स्पान कितना होता है, सिर्फ 1 डे होता है। ठीक है, तो 1 डे इसका लाइफ स्पान वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बहुत सारे इसमें एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ एनसीईआरटी के बाहर के भी हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से जो भी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे आप उनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में सबसे पहले मैंने यही बताया था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ न्यू offspring is produced by the parents, that offspring is similar to them, है ना। जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के सिमिलर होगी कौन, ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि ये कोई इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। अब ये अपने समान 2 ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो ये भी इससे मिलते जुलते हैं, किसी ना किसी आधार पे मिलते जुलते होंगे। कैसे, कौन कौन से आधार हो सकते हैं, बोले 2 आधार हो सकते हैं, या तो मॉर्फोलॉजी होगी या तो जेनेटिकली होगा। तो दोनों तरीके से मिलता जुलता होगा, या तो दोनों में से किसी एक तरीके से मिलता जुलता होगा। बस यही सिमिलरिटी देख ली जाती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, बोले इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। कौन सा, प्री एग्जिस्टिंग। कभी भी अपने आप पहली बार कोई भी जीव प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई जीव नहीं है, तो बिना पेरेंट्स के ये अपने आप में कोई नए जीव के रूप में उपस्थित हो सकता है क्या, बन सकता है क्या। बोले यहाँ पे कोई पेरेंट नहीं है और यहाँ पे अपने आप से कोई एक जीव बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो पहले से कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसी ऑर्गेनिज्म के से जाकर के 2 नए जीव बनेंगे। ठीक है, या एक नए जीव बनेंगे, या ये 2 से बहुत अधिक नए जीव बनेंगे। तो कहने का मतलब ये कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, बिना प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये जो प्रोजेनी होगी एक सिमिलर कैसी होगी, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होंगी। जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे कि ह्यूमन का बच्चा जो होता है हमेशा ह्यूमन जैसा होता है, कुत्ते का बच्चा हमेशा कुत्ते जैसा होता है। आम के बीज से हमेशा आम का बीज पैदा होता है, कभी बबूल का नहीं होता है, और बबूल के बीज से कभी आम नहीं बनता। आपने कहा सुनिए, बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से हो, है ना। तो बीज बबूल के अगर बोओगे तो बबूल ही निकलेगा। कहने का यही तात्पर्य है कि अगर जो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का जो पेरेंट होंगे उसी प्रकार की उनकी प्रोजेनी होंगी। ओके,
आगे बात करते हैं, ये रिप्रोडक्शन अगर होता है तो ठीक है, रिप्रोडक्शन हो अच्छी बात है, पर रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, क्यों रिप्रोडक्शन हो रहा है और इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये क्या करता है, जो रिप्रोडक्शन होता है ये इंश्योर करता है कि इस पृथ्वी में जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि आज हमारे आसपास कुत्ते दिखते हैं बहुत सारे, अगर उन कुत्तों को कुछ ऐसा वैक्सीनेशन कर दिया जाए कि वो रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए, आगे 100 साल तक वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पृथ्वी से वो विलुप्त हो जाएंगे। और एक बार अगर पृथ्वी से विलुप्त हो गए तो फिर उसी तरीके की स्पीसीज बन पाना या फिर उसको ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर उस स्पीसीज को हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो कंटिन्यू करे तो उसके लिए क्या करना है, उसको उसके लिए क्या करना है, उसको रिप्रोडक्शन करना है। क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन से क्या होती है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट कॉजेज द वेरिएशन। इसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशन आता है। अगर हमारे साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज हो रहे हैं लगातार और जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर वेरिएशन नहीं ला रहा है तो हो सकता है एक समय ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट को सपोर्ट ना कर पाए या इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट ना कर पाए और उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए पूरी तरीके से। जैसे डायनासोर कितना आसानी से पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन है कि अगर उनके बीच में वेरिएशन नहीं आएगा, अपने अंदर वेरिएशन नहीं लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहता है, वेरिएशन लाने में मदद करता है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन करना। आगे बात करते हैं, ओल्डर ऑर्गेनिज्म लीड्स टू डेथ। क्यों जरूरी है, क्योंकि जो पुराने ऑर्गेनिज्म जो पुराने होते जाते हैं उनकी धीरे धीरे मृत्यु होती जाती है और उनकी जो जगह है, उनके जो स्पेस है उसको फुलफिल करने के लिए नए ऑर्गेनिज्म का बनना या नए ऑर्गेनिज्म का जन्म लेना जरूरी है। अगर वो जन्म नहीं लेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो आगे का जो जनरेशन है, जनरेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जनरेशन बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मुख्य पॉइंट थे। आपसे कभी भी पूछा जाए कि हम रिप्रोडक्शन ही क्यों करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करता है, क्या जरूरत है उसकी रिप्रोडक्शन करने की, तो ये 3 पॉइंट हैं जो आप उनके सामने बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पे, बेस्ड ऑन वेदर वन ऑर्गेनिज्म और 2 ऑर्गेनिज्म। बोले 1 पेरेंट या 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं कहां पे, रिप्रोडक्शन में। अगर रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और अगर 2 पेरेंट्स मिलकर के एक रिप्रोडक्शन करने में या एक से अधिक रिप्रोडक्शन करने में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको किस आधार पे सेपरेट किया जाता है या अलग अलग किया जाता है। ठीक है, इस आधार पे किया जाता है कि एक पेरेंट इन्वॉल्व है या फिर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि बारे में थोड़ा सा डिटेल में कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस वाइज पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है बेटा, सिंगल पेरेंट होता है। क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जबकि इसमें क्या होते हैं, है ना, इसमें क्या होते हैं, बोले डबल पेरेंट, 2 पेरेंट्स बोल सकते हैं हम। क्या बोलते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गेमीट बनता भी है, गेमीट बन भी सकता अथवा नहीं भी बन सकता है। तो ठीक है, तो गेमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, गेमीट फॉर्मेशन में ऑब्लिक मे नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, जबकि यहां पे गेमीट का फॉर्मेशन होता है, गेमेट फॉर्मेशन मस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे गेमेट का फॉर्मेशन मस्ट है जबकि यहाँ पे गेमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। याद रखना क्या होगा बेटा, नो फर्टिलाइजेशन। जो गैमेट्स अगर बनते भी हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, जबकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मस्ट है, फर्टिलाइजेशन होता ही है।
फर्टिलाइजेशन मस्ट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 4th नंबर पे आता है पॉइंट कि अगर फर्टिलाइजेशन हो, यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट बनता ही नहीं है, बिना जाइगोट बने ही वो असेक्सुअल रूप से क्या हो जाते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन नहीं आता है, क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं। क्योंकि क्लोन क्या होते हैं बोले, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जबकि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आता है, वेरिएशन आता है। क्या आता है बेटा, इसी वजह से क्या आता है, यहाँ पे वेरिएशन आता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है कि यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफी सिंपल प्रोसेस होती है। क्या होती है बेटा, ये सिंपल प्रोसेस होती है। सिंपल प्रोसेस होती है, और ये जो प्रोसेस होती है ये काफी जटिल प्रोसेस होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि यहाँ पे सिंपल प्रोसेस होती है। तो ये 4-5 इनके दोनों के बीच में 4-5 पॉइंट का डिफरेंस था, और भी डिफरेंस है बहुत सारे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा वाला पार्ट कि गेमीट बन भी सकता है अथवा नहीं बन सकता है, जबकि यहाँ पे गेमीट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे क्लोन बनते हैं, और यहाँ पे क्या आता है, वेरिएशन आता है। बोले सिंपलेस्ट होता है, कौन सा डिवीजन होता है, बोले रिप्रोडक्शन होता है। सिंपलेस्ट रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, बोले सबसे पहले जो सिंपलेस्ट रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल काफी जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है कि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मोड ऑफ डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट 6 नंबर का मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो मोड ऑफ डिवीजन होता है या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, माइटोसिस होता है। हमेशा माइटोसिस के प्रोसेस के माध्यम से ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पे गैमेट्स बनने के लिए क्या होता है, मियोसिस होता है। गैमेट्स बनाने के लिए क्या होता है, मियोसिस होता है। जबकि उसके बाद फिर जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के बाद उसमें क्या होता है, हमेशा माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस करके ही क्या बनाएगा, वो ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, पर जब जैसे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो अगर उस ऑर्गेनिज्म में फिर से अगर गैमेट बनेंगे तो क्या होगा, मियोसिस होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों तरीके के डिवीजन पॉसिबल होते हैं, जबकि यहाँ पे दोनों तरीके के डिवीजन पॉसिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कहाँ पे हो सकते हैं, जैसे एक हनी भी होता है। ठीक है, अब जब हनी भी है तो उस कंडीशन में है तो एक्चुअल में वो डिप्लॉयड होती है। जो हनी भी रानी मक्खी होती है, जो क्वीन भी होती है, वो कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। जबकि ऊपर जो ड्रोन होता है वो हेप्लॉयड होता है। जब रानी मक्खी क्या करती है, एग बनाती है, तो एग बनाती है तो क्या होती है, उसमें मियोसिस होता है। अब मियोसिस होकर के वो ढेर सारे एग बनाती है। अब जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिना फर्टिलाइज जो अनफर्टिलाइज एग को ले कर देती है, और वो फर्टिलाइज एग ही आगे चल के डेवलप कर जाता है, किसके रूप में, ड्रोन के रूप में। तो यहाँ पे हुआ ना मियोसिस, क्योंकि जो गैमेट्स बने थे, जो एग बने थे, वो किसके माध्यम से बनेंगे, हैप्लॉइड है वो। और जो क्वीन है, जो रानी भी मक्खी होती है, या जिसको हम बोलते हैं क्वीन भी बोलते हैं, वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो देखिए जो डिप्लॉयड है उसमें से अगर हैप्लॉइड गैमेट बन रहा है, एक डिप्लॉयड से अगर एक हैप्लॉइड गैमेट बन रहा है, तो यहाँ पे मियोसिस तो होगा सही, है ना, मियोसिस तो होगा सही। बट अब ये जो है, अगर ये हैप्लॉइड है और इसका बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रोन। तो ये भी क्या होता है, प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें दोनों पॉसिबल होते हैं और इसमें भी दोनों पॉसिबल होते हैं। बट मैक्सिमम टाइम पे जैसे ये ड्रोन बनाना, तो ड्रोन कैसे बना, बोले अब मियोसिस के बाद, अब ये जो एग है, एग में क्या सा डिवीजन होगा, बोले माइटोसिस होगा। एग में माइटोसिस के माध्यम से ही वो एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, बोले माइटोसिस होता है। या मोड ऑफ डिवीजन क्या होता है, तो बोले माइटोसिस होता है। ओके, जबकि यहाँ पे दोनों पॉसिबल है। ओके, तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस था। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू।